जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं शी जिनपिंग के लिए। अब ये नक्शे नुक्शे जो इशू हुए हैं कि G20 के बाद इंडिया कौन सा नक्शा इशू करता है, दैट कैन बी ए वेरी इंटरेस्टिंग प्ले अगर इस तरीके से इंडिया प्ले करना चाहता है तो। हमने अपना BRI शुरू कर दिया बिना अनाउंस किए एंड वी आर नाउ गिविंग बराबर की टक्कर आज की डेट में चाइना को मिल रही है। चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि भारत जैसा कंट्री उसके सामने खड़ा हो जाएगा और चुपके से अपने रास्ते भी बना लेगा। हमने घुस गए हैं और चाइना को समझ नहीं आ रहा कि इसका तोड़ क्या निकाला जाए। जियो पॉलिटिकली जो एक था ना OBOR जो था, वन वर्ल्ड वन रोड चाइना का, वो पता नहीं सालों से बन ही नहीं रहा है। मुझे तो नजर ही नहीं आता कब चल रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है। उसी OBOR के अंडर ही हमारा सीपैक बन रहा था। इंडिया ने ना इतने तमाशे किए, ना एडवर्टाइजमेंट की, ना भोपू बजाया, ना क्या किया। उन्होंने कब अनाउंस किया, कब बना भी दिया, लॉन्च भी कर दिया, उधर अब काम भी शुरू हो गया, ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों चाइना ने एक काम किया था। चाइना ने अपने एक नया नक्शा डिक्लेयर किया था। अब उसमें इंडिया का भी अरुणाचल प्रदेश उसमें दिखाया गया था, रशिया का भी थोड़ा पार्ट उसमें गया था। नेपाल ने भी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया था कि भाई आपका जो ये मैप है वो गलत मैप है। उसके अलावा साउथ चाइना सी में जो वियतनाम, फिलीपींस और जैसे कंट्रीज, इवन ताइवान में भी बोला था कि ये जो सारी चीजें यहाँ पर चाइना ने बताई है वो एकदम गलत है। और ये बात बिल्कुल सच है कि भाई, और जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया ना तो चाइना की तरफ से जवाब आया उसको रिलैक्स, मतलब इसको इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर इंडिया को अपने पाले में नहीं लिया तो आज नहीं तो कल इंडिया रीजन होगा पाकिस्तान की चाइना की बर्बादी का। हम सबको पता है कि चाइना टारगेट कर रहा था अमेरिका और बीच में इंडिया आ गया, और इंडिया गले की ऐसी हड्डी बन चुका है, और सिर्फ हड्डी नहीं बना, हर जगह पर चाइना को रिप्लेस कर रहा है इंडिया। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर चाइना ने एक नक्शा मैप यहाँ पर डिक्लेयर किया और क्या क्या उसको भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि रशिया जो है वो ईरान के थ्रू सऊदी अरब, उन्होंने यानी कि वो ट्रेन का रूट उधर से बनाया है, और कहा यह जा रहा है कि वो ट्रेन जो है वो इंडिया भी यानी कि इंडिया का भी वो रूट बनेगा। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, और काफी ट्रेड में हमने इजाफा भी देखा है, क्या कहेंगे आप? जियो पॉलिटिकली जो एक था ना OBOR जो था, वन वर्ल्ड वन रोड चाइना का, वो पता नहीं सालों से बन ही नहीं रहा है। मुझे तो नजर ही नहीं आता कब चल रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है। उसी OBOR के अंडर ही हमारा सीपैक बन रहा था। इंडिया ने ना इतने तमाशे किए, ना एडवर्टाइजमेंट की, ना भोपू बजाया, ना क्या किया। उन्होंने कब अनाउंस किया, कब बना भी दिया, लॉन्च भी कर दिया, उधर अब काम भी शुरू हो गया, ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। हमने अपना BRI शुरू कर दिया बिना अनाउंस किए एंड वी आर नाउ गिविंग बराबर की टक्कर आज की डेट में चाइना को मिल रही है। चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि भारत जैसा कंट्री उसके सामने खड़ा हो जाएगा और चुपके से अपने रास्ते भी बना लेगा। ये तो डरते थे अमेरिका से कि अमेरिका हमारा BRI का प्रोजेक्ट चलने नहीं देगा। उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि अमेरिका कहीं ये अनाउंस ना कर दे BRI के अगेंस्ट। उन्होंने अनाउंस भी किया पर बहुत छोटे लेवल पर, और हमने सस्ते में बिना किसी पैसे को ज्यादा लगाए हमने घुस गए हैं, और चाइना को समझ नहीं आ रहा कि इसका तोड़ क्या निकाला जाए। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं शी जिनपिंग के लिए। और इंडिया में जैसा आपको पता है कि नेशनलिज्म अभी बड़े जोरों पर है, तो जो तकलीफें हमें होती हैं वो इंडियंस जो हैं वो उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है। और अब ये नक्शे नुक्शे जो इशू हुए हैं, मेरा इंटरेस्ट अब इसमें ये रहेगा कि G20 के बाद इंडिया कौन सा नक्शा इशू करता है, दैट कैन बी ए वेरी इंटरेस्टिंग प्ले अगर इस तरीके से इंडिया प्ले करना चाहता है तो। कि जहां जहां पर भी BRI का प्रोजेक्ट किया गया वो कंट्रीज दिक्कत में आ गए, और उनका जो डेट था इतना ज्यादा हो गया कि वो दिवालिया होने के कगार पर आ गए। हमें श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इन सब का एक्सपीरियंस हमारे सामने है। लैटिन अमेरिका है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये सारी इसके डेट के अंदर 66 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जो चाइना के डेट के नीचे दबी हुई हैं, उनसे बाहर निकला नहीं जा रहा। अब भारत ने देखा कि भाई मौका अच्छा है, आपको मालूम है मोदी जी का, वो तो भांप लेते हैं कि भाई दिक्कत है, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। दिक्कत तो सबको दिखती है लेकिन सॉल्यूशन को दे नहीं सकता। अब मोदी जी ने किया कि पहले उन्होंने बोला अपने जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी पोर्ट्स के अंदर हैं, भाई आप कनेक्टिविटी का काम शुरू कीजिए।
तो अदानी ने सबसे पहले काम किया कि इजराइल के अंदर जो पोर्ट था वो ले लिया अपने कंट्रोल में, और उसके पास में एक और पोर्ट है जो चाइना के कंट्रोल में है। दैट मीन्स इजराइल के पास वी आर आई टू आई विद चाइना। उसके बाद ईरान के अंदर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट करी हैं उनके पोर्ट के अंदर। ऐसे ही अब हम ग्रीस में करने वाले हैं। अब हम भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमने अब ईरान में बनाया, ग्रीस में बना रहे हैं, हम यूरोप में एंट्री ले रहे हैं। इजराइल में ले लिया तो अगेन हम दो जगह से यूरोप के अंदर एंट्री ले रहे हैं। ईरान में गए तो हम सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं। 4 तरीके हैं जो ट्रेडिशनल तरीके हैं रशिया यूज करता था आज से पहले ट्रेड करने के। एक व्लादिवोस्टॉक से जो जापान से है, एक बिल्कुल उनका ऊपर आर्कटिक से ऊपर आता है जो फिनलैंड के भी ऊपर से आता है, एक उनका जो सेंट पीटर्सबर्ग के वहां पर एक समंदर लगता है, वहां से डेनमार्क की स्ट्रेट से निकल के वो है। तीसरा और जो चौथा होता था वो उनका था ब्लैक सी होता था जो टर्की का था। अब मसला ये कि जो ऊपर के जो 3 रास्ते हैं इन तीनों पे ऊपर दोनों पे नाकाबंदियां की हुई है, और ब्लैक सी में यूक्रेन का भी बॉर्डर लगता है तो वहां पर जंग लगी हुई है। तो ये सारा इशू हुआ हुआ है। तो रशिया जो अपना ट्रेड करता है ज्यादातर उसकी कोशिश यही होती है कि व्लादिवोस्टॉक से करे। और अब INFT अभी इंडिया का ही प्रोग्राम था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 13 मुल्कों से होके निकलता है। कुछ महीनों पहले ये भी खबर आई थी कि पहली दफा रशिया से शिपमेंट INFT के थ्रू इंडिया गई है। ठीक है, तो वो रशिया से नीचे तक आती है कैस्पियन सी तक। कैस्पियन सी में फिर वो ट्रेन से माल शिप में लादा जाता है, वो कैस्पियन सी से फिर ईरान आती है। ईरान में फिर माल वो शिप ट्रेन पे ला के फिर वो नीचे चाबार पे आती है, या एक चाबार है एक दूसरा है, तो इन 2 पोर्ट्स में से किसी एक पे आती है और वहां से फिर वो पूरी दुनिया में जाती है, स्पेशली इंडिया जाती है। इसके बीच में 13 मुल्क आते हैं। इस रूट को अब आपके 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूज कर रहे हैं। आर्मेनिया भी यूज कर रहा है इसको, जॉर्जिया भी इसको यूज कर रहा है, ठीक है, ईरान तो है ही है, और बेलारूस भी कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका, और आप ये देखें ईरान से माल आया, ईरान से सऊदी गया, ठीक है। अब जो ईरान सऊदी की दोस्ती हुई है ना, देखें ये भी एक फैक्टर है कि आप दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ईरान को फिर से मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आ रहे हैं, खित्ते के प्रॉब्लम्स को भी और दुनिया के भी। तो अब ये देखें ना कि जब सऊदी तक माल भेजा जा रहा है तो आप देखें उसका नाम तो जस्टिफाई पहले तो हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और इसका पोटेंशियल अब आप देखें। अब मैं आपको एक वैसे टेक्निकल चीज बताऊं, जो रशिया माल ऊपर से भेजता था समंदर से, वो रास्ता लंबा पड़ता है, ये रास्ता छोटा पड़ता है, किलोमीटर के हिसाब से हजारों किलोमीटर का फर्क आता है। वैसे होते जब किलोमीटरों का फर्क है तो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी फर्क आता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में फर्क आता है तो माल भी सस्ता जाता है आपका, जो आपको एडवांटेज देता है बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना बढ़ गया ना। सऊदी अरब तो इस पार्ट का ही हिस्सा नहीं है, इस जगह पे वो तो पूरा अलग हुआ है, वो ईरान से ही पूरा अलग है। तो सऊदी अरब तक अगर माल गया तो आप ये देखेंगे अब अफ्रीका भी ऐसे कर सकता है, अफ्रीका कल INFT यूज कर सकता है, आसियान कल INFT यूज कर सकता है, ठीक है। आपका मिडिल ईस्ट पे तो एक आ गया, सऊदी ने शुरुआत कर दी है, तो वैसे फिर बाकी भी करेंगे। तो आप इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इस एक कॉरिडोर को जिसको इंडिया ने बनाया था, 13 मुल्क ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं। उन 13 मुल्कों के अलावा दुनिया के और कितने मुल्कों को इस कॉरिडोर से बचत होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें टेक्निकल चीज बताता हूँ, अगर नीचे साउथ कोरिया को भी कोई, साउथ अफ्रीका को माल अगर रशिया भेजना है, वो पहले पूरा ऊपर जिबूती पे आएगा, रेड सी से होते हुए, स्विस कैनाल से होते हुए फिर यूं जाएगा रशिया। वो ऑलमोस्ट डबल होता है, इसका तकरीबन आधा ही रास्ता है INFT का। सीधा सीधा ऊपर आओ, ईरान पे माल ला दो, वहां से ट्रेन पे चला दो। कॉस्ट इफेक्टिव अगर आपके प्रोडक्ट होंगे तभी वो एक्सपोर्ट होगा, और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने में आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है।